मैं रवि कुमार। स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। आज चलिए अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। अर्थव्यवस्था में पिछली बार मैंने जो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के क्लासेस लिए थे। आज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, मानव विकास सूचकांक, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी। हेडिंग लिख लीजिए, HDI मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, चूंकि मानव का विकास जो है गुणात्मक होता है, परिमाणात्मक नहीं होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, क्वालिटेटिव होता है। इसलिए बहुत कठिन था कि मानव का विकास हुआ है या नहीं, उसको कैसे निकाला जाए। ठीक है, इसके लिए जो बेसिक नीड अप्रोच हुए, PQLI जो मैंने पिछली बार बताया था, उसके अलावा HDI और जो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर GDP को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। उससे मानव विकास के बारे में कुछ आकलन हो सका, लेकिन जितने भी तरीके आज तक विकसित हुए हैं उन तरीकों में सबसे अधिक जो आपका लोकप्रिय हुआ वो हुआ आपका मानव विकास सूचकांक HDI। HDI के कैलकुलेशन की कुछ विशेष विधि है, उस विधि को आपको समझना है क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में भी आया करते हैं। आप जो है पहले ये समझ लीजिए कि HDI, शॉर्ट में HDI होता है मानव विकास सूचकांक। लिख लीजिए, 1990 में पहली बार जारी किया गया। कुछ बेसिक जानकारी जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। HDI मानव विकास सूचकांक की संकल्पना के जनक अगर बात की जाए महबूब उल हक माने जाते हैं। माने जाते हैं। ये जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। जारी इसको कौन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? प्रतिवर्ष UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम जो है, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन में कि कौन जारी करता है। ये बेसिक चीज है जिसको आपको जानना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार मैंने महबूब उल हक को बांग्लादेश बता दिया था, वास्तव में उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन बाद में वे पाकिस्तान 1971 में आ गए थे। तो पिछले क्लास में आप सुधार लीजिएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। तो ये जो शुरुआती है HDI की, इतना आपको जानकारी रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
HDI का निर्धारण आखिर कैसे होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। तो इसके लिए आपको 2 लेवल पर बात करनी होगी। एक 3 दिसंबर 4 नवंबर 2010 से पहले, और दूसरा जो है 4 नवंबर 2010 से और इसके बाद अब तक। पहले जो था तरीका कुछ अलग था निकालने का, ठीक है। यानी कि इसका जो ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो 1990 से चूंकि निकाला जा रहा है, तो 1990 से 2010, और यह 2010 से 2020 का भी आ चुका है, जिसमें भारत का जो रैंक है 131 है 2020 तक, ठीक है। ये 2 ड्यूरेशन में आपका है। ये इम्पोर्टेंट तो अभी नहीं रह गया है, फिर भी हल्की जानकारी जरूर रखनी है आपको। अब आगे और बढ़िए, इसको उतार लेने के बाद HDI कैलकुलेशन के लिए 2010 तक क्या थे और 2010 के बाद अब तक। 1990 से 2010 कर दीजिए, 2010 से 2020 कर दीजिए, और आगे भी, ठीक है। पिछली बार मैंने बताया था कि HDI के लिए पहला जो सूचकांक लिया जाता है जीवन प्रत्याशा से रिलेटेड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, LE, ठीक है। जीवन प्रत्याशा का जो आपका पहले जो कैलकुलेशन होता था, $85 ईयर मैक्सिमम अधिकतम और 25 ईयर्स मिनिमम। अब जो आपका नया जो 4 नवंबर से आया है, ठीक है, उसमें 85 ईयर जो अधिकतम है वो यथावत है, लेकिन ये जो 25 ईयर है वो 20 ईयर्स हो गया है न्यूनतम में। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि अधिकतम औसत उम्र जो है कितनी होती है किसी देश की, ठीक है। किसी देश की जनता की औसत उम्र कितनी होती है, वो जीवन प्रत्याशा को बताता है। दूसरा जो मैंने बताया था शिक्षा, पहले जो था आपका वयस्कों की शिक्षा, और बच्चों के नामांकन के आधार पर शिक्षा का सूचकांक निकाला जाता था, इनरोलमेंट, नामांकन। इसका जो वेटेज था 2/3 था जितना भी सूचकांक में, और इसका वेटेज जो था 1/3 था। हालांकि इसका महत्व अब नहीं है क्योंकि यूज ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है थोड़ा बदल गया है। MSY और ESY के आधार पर निकाला जाता है। MSY का अर्थ है मीन स्कूलिंग ईयर, ठीक है, और ESY का अर्थ है एक्सपेक्टिंग स्कूलिंग ईयर।
इसी के आधार पे सूचकांक निकलते हैं। यानी कि जो आपका स्कूलिंग ईयर का अर्थ हुआ कि औसत रूप से अगर स्कूल का ईयर्स होता है 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक मान लीजिए, तो 18 वर्ष के बाद यानी कि जो वयस्क हो चुके हैं व्यक्ति, उन्होंने औसत कितना ईयर्स तक स्कूल गए, वहाँ विद्यालय गए, शिक्षा ग्रहण की, वो MSY में देखा जाता है। और एक्सपेक्टिंग स्कूलिंग ईयर में बच्चों के लिए कैलकुलेशन होता है। एक आशा एक रखी जाती है कि एक जो आपका शिक्षित देश में एक बच्चा जो है कितने वर्षों तक स्कूल जाएगा, विद्यालय जाएगा और शिक्षा ग्रहण करेगा। इसको आगे आप लोग समझ जाएंगे, MSY SY, ठीक है। शिक्षा के बाद आप आ जाइए प्रति व्यक्ति आय। तीसरा जो मानक होता है मानव विकास निकालने के लिए, प्रति व्यक्ति आय। पहले जो था GDP PC और अभी जो है GNP PC। GNI PC भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। GDP का अर्थ मैंने बताया पिछली बार भी, आगे भी बताऊंगा। अभी एक क्लासेस नहीं आए हैं GDP GNP के। GDP का अर्थ होता है कि भौगोलिक सीमा के क्षेत्र में, चाहे देश के निवासियों के द्वारा या विदेशियों के द्वारा, जितना भी टोटल इनकम किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से, उसको GDP कहा जाता है। PC का अर्थ हुआ पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति GDP। टोटल जितना भी GDP आया उसमें अगर जनसंख्या से भाग दे दीजिएगा किसी भी देश का, तो प्रति व्यक्ति GDP हो जाएगा। छोटा रूप में देख लीजिए, मान लीजिए 100 रुपया किसी देश का GDP है और वहाँ पर जनसंख्या जो है 5 लोग हैं, पॉपुलेशन, तो प्रति व्यक्ति GDP क्या होगा? GDP के बारे में डिटेल हम लोग अगले चैप्टर्स में बात करेंगे। 100/5 20 रुपये, ठीक है। बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। हालांकि इसका काम नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहा था। अब देखिए GNP, ये मैंने बताया था नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि भारतीयों द्वारा अर्न की गई मनी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर से, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर, ठीक है। तो पहले GDP यूज होता था, अब GNP, ठीक है। ये हो गया आपका प्रति व्यक्ति GNP। उसी ढंग से GNP अगर आपका 100 रुपीज है और उस देश में जो है 10 लोग हैं, तो GNP प्रति व्यक्ति GNP 100/10 इक्वल टू 10 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन का आधार है। जो अगला अंतर है सूत्र का, पहले सामान्य माध्य निकाल दिया जाता था ऊपर के तीनों इंडेक्स का, अब जो है ज्यामितीय माध्य निकाला जाता है लास्ट HDI कैलकुलेशन के लिए। यानी कि HDI बराबर क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स प्लस इनकम इंडेक्स बाई 3। और हाँ, लेकिन जो है आपका
जो नया आकलन होता है उसके लिए जो सूत्र है HDI का, उसमें जो है इसका ज्यामितीय माध्य है, यानी कि इन तीनों को जो भी इंडेक्स ऊपर के आते हैं उन तीनों के वैल्यू को आपको क्या करना है, गुना कर देना है। LEI गुना EI गुना II, और इसको घन रूट दे देना है। यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ठीक है। ये जो है फार्मूला आपका चेंजिंग आया है, ठीक है। यानी कि अंदर अगर 8 आता है, ठीक है, 3 का अर्थ होता है क्या है कि अगर इस ढंग से 3 है, यहाँ देख लीजिए घन रूट का क्या अर्थ होता है। अगर यहाँ 3 है तो अंदर को तोड़ना है पहले, और यहाँ 3, तो 3 के बदले जो है 1, रूट में आप जानते हैं 2 के बदले 1 लिया जाता है, 3 के बदले 1 लिया जाता है। तो घन रूट है, ये सब कंप्यूटर से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। एक जो है आप प्रति व्यक्ति आय में आप लिख सकते हैं, इसके कैलकुलेशन में पहले लॉग का प्रयोग होता था, लॉगरिथम, लॉग का प्रयोग, और यहां पर लॉग का प्रयोग को हटा दिया गया है। ठीक है, ये है अंतर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, केवल समझना है। HDI लिख दीजिए, गणना करने की नई विधि। नई विधि के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। पहले लिखे आधार, लिखे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों आधार हैं, ठीक है। सूत्र लिख लीजिए, जो तीनों के जो भी डाटा प्राप्त होंगे UNDP को, उसको किस सूत्र से तीनों का अलग अलग सूचकांक निकालेगा वो। ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये है एडुकेशन, और ये है PCI, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। देखिए सूचकांक के बराबर, सूचकांक के बराबर जो आपका होगा LEI प्लस, ये अलग अलग का बता रहा हूं, फाइनल का सूत्र बाद में बताऊंगा। लिखिए अधिकतम मूल्य वास्तविक मूल्य, आगे लिख लीजिए, माइनस न्यूनतम मूल्य y उच्चतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। बहुत आसानी से याद हो जाएगा।
कैसे याद करना है? देखिए, वास्तविक में न्यूनतम को घटा देना है, उच्चतम में न्यूनतम को। सूत्र अगर इसका भी बनाना है, याद करने का सूत्र जो है वानी उनी, ठीक है। वानुन बना दीजिए, वान उन, वान ऊपर रहेगा, ये बीच में माइनस रहेगा, उन उच्चतम माइनस न्यूनतम, ठीक है, वान उन। अभी क्या है वास्तविक मूल्य और न्यूनतम मूल्य, ठीक है। ये वास्तविक मूल्य जो है किसी भी देश का, लिख लीजिए, किसी भी देश का ये वास्तव में क्या सिचुएशन है, जीवन प्रत्याशा का, शिक्षा का, या प्रति व्यक्ति की आय का डॉलर में, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का डॉलर में। न्यूनतम मूल्य जो है, जो यूएनडीपी को डाटा प्राप्त होता है, ठीक है, उसमें से पूरे देश में सबसे कम कहाँ का मूल्य जो है उस वर्ष प्राप्त हुआ, ये चेंजेबल है, ठीक है। फिर भी एक एवरेज जो लिया जाता है यूएनडीपी के द्वारा वो मैं बता दूंगा। उच्चतम मूल्य जो भी पूरे विश्व से डाटाज प्राप्त होते हैं उसमें सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय या शिक्षा या परसेंटेज या जीवन प्रत्याशा किस देश में हुआ, वो हुआ आपका उच्चतम मूल्य, ठीक है। क्लियर हो गया? इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। पहले जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, सूत्र ही रहेगा हर जगह। इसके लिए जो माना गया है जीवन प्रत्याशा के लिए उच्चतम मूल्य माना गया है 85 ईयर्स। देखिए, उस वर्ष के डाटा पर निर्भर करता है कि 86 होगा, फिर 83 होगा, 84 होगा, उस वर्ष में प्राप्त डाटा पर निर्भर करता है, ठीक है। और न्यूनतम मूल्य जो इसका लिया जाता है 20 ईयर्स। अब भारत का अगर किसी देश का जो आपका जीवन प्रत्याशा है अगर वो 85 ईयर्स है, ठीक है, अधिकतम पर लेते हैं, चलिए, ईयर्स, तो उसका जीवन प्रत्याशा सूचकांक लिख लीजिए, जीवन प्रत्याशा सूचकांक LEI भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, कितना हो जाएगा? देखिए, ये लिया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ये जो है वास्तविक मूल्य जो आपका है 85 में न्यूनतम मूल्य को माइनस कर दीजिए, यही ना सूत्र था। फिर उच्चतम मूल्य कितना है 85, सूत्र जो मैंने अभी जस्ट लिखा है उसी पर बैठा रहा हूँ, ठीक है। फिर न्यूनतम मूल्य यहाँ पर था, दोनों न्यूनतम मूल्य था इधर ना, इसका सूचकांक क्या आया 1, ठीक है, क्लियर। और अगर एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल लीजिए, किसी देश का LE जो है आपका न्यूनतम वाला ले लीजिए, 20 वर्ष से, 20 ईयर्स से, ठीक है। 20 ईयर्स अगर रहेगा तब क्या होगा 85 वास्तविक मूल्य जो है आपका 20 है, माइनस न्यूनतम मूल्य बाई अधिकतम मूल्य 85 माइनस न्यूनतम मूल्य, ये वाला चेंज होता रहेगा हमेशा हर देश के लिए। 0/65 0, ठीक है, क्लियर।
यानी कि जो आपका जीवन प्रत्याशा का सूचकांक है उसका रेंज क्या है, 0 से 1 है। ठीक है, रेंज जो इसका होगा सूचकांक का 0 से 1 होगा। यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा, 85 की जगह 55 हो सकता है, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इस ढंग से जो है जीवन प्रत्याशा का सूचकांक जो निकाला जाता है, इसमें जो है 85 ईयर्स मैक्सिमम, 20 ईयर्स मिनिमम। अब आगे आइए, इसका जो रेंज है 0 से 1 है। शिक्षा सूचकांक पर बात करते हैं। एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर जो है इसके 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं इस नए निर्धारण विधि में। मीन स्कूलिंग ईयर्स और दूसरा जो पार्ट है एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर। ठीक है, यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, मीन स्कूलिंग ईयर जो आपका नॉर्वे में सर्वाधिक है वो है 15 ईयर्स। ठीक है, और ये जो आपका कैलकुलेशन होता है किस आयु वर्ग के लिए होता है, 25 वर्ष या उससे अधिक। आयु वर्ग के लिए ओके, ये हुआ मीन स्कूलिंग ईयर। ठीक है, जब भी आप इंडेक्स निकालेंगे मीन स्कूलिंग ईयर तो आई जुड़ जाएगा यहाँ पर। और ईएसआई जो आपका होता है 18 ईयर्स, इसमें मान लिया जाता है कि मास्टर डिग्री जो है या बैचलर डिग्री मैक्सिमम देशों में हो जाया करता है अगर 18 ईयर्स किसी के द्वारा स्टडी कर लिया गया। ठीक है, तो ये आशा की जाती है कि 18 ईयर्स का स्टडी प्रत्येक बच्चे को कर लेना चाहिए। और इसका जो ईयर्स है, आयु वर्ग क्या होगा, 18 वर्ष तक। अब इसका जो है चलिए सूचकांक निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे सूचकांक निकाला जाता है। ES कैपिटल इसको कर दीजिए दोनों को, ESYI प्लस MSYI बाई 2। ठीक है, इसका इंडेक्स और इसके इंडेक्स को डिवाइड कर देना है 2 से। अब ये कैसे निकलेगा, ठीक है, उसके नीचे लिख लीजिए आप लोग। ये जो निकलेगा किसी भी देश का जो है एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर जो है उसमें से 18 कर दीजिए, उसमें अगर आप 18 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो है यह सूचकांक निकल जाएगा। मान लीजिए किसी देश का, नॉर्वे का मान लीजिए, एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर जो वहाँ पर है 18 ईयर है मान लीजिए। ठीक है, अब भारत का मान लीजिए 9 ईयर्स है। ठीक है, तो देखिए नॉर्वे के लिए ESY, नॉर्वे के लिए ESY क्या हो जाएगा, नॉर्वे यहाँ N लिख दिया हूं मैंने, नॉर्वे समझिएगा, 18/18 1। इंडिया के लिए देखिए क्या हो जाएगा, ESY
ESYI इंडेक्स को जोड़ दीजिए, इंडिया इक्वल टू यहाँ पर जो होगा 9 हो जाएगा, 0.500। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ हाफ हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो इस ढंग से जो है इसको आप चेंज करके ESY किसी भी देश का, ठीक है, वास्तविक जो वहाँ पर है ESY/18 आप करते हैं, ठीक है, तो किसी भी देश का ESY निकल जाएगा, वो उसका जो भी वैल्यू निकलता है यहाँ बैठाया जाता है। ठीक है, जस्ट उसी तरह से मीन स्कूलिंग ईयर्स को आप निकाल सकते हैं। मीन स्कूलिंग ईयर्स को आप कैसे निकालेंगे? MSYI, ठीक है, यहां पर जो आप देखिए MSY किसी भी देश का, एनी कंट्री बाई 15, ठीक है। नॉर्वे का मान लीजिए 15 ईयर्स है मीन स्कूलिंग ईयर, ठीक है। नॉर्वे का अगर 15 ईयर्स है मीन स्कूलिंग ईयर, तब कितना होगा? और इंडिया का अगर 10 ईयर्स है मीन स्कूलिंग ईयर्स, उम्र में बता दिया हूँ 25 ईयर या अधिक के लोगों के लिए है ये मीन स्कूलिंग ईयर। ये बहुत समझना बहुत जरूरी है ना, यही नया चीज है आपका। तो 15 और 10 जब है तो MSYI कैसे निकालिएगा आप? MSY जो होगा नॉर्वे का, यहाँ नॉर्वे लिख दीजिए N 15/15 1.000 कर दीजिए। 30 तक इसमें लिखा जाता है क्योंकि 0 से 1 तक का रेंज होता है। और भारत का 10 ईयर्स से इंडिया, .666 कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कहीं पर 0 ईयर है, ठीक है, कोई ऐसा देश है जिसका 0 ईयर है, अगर 0 ईयर है तो आप क्या करेंगे? MSY इक्वल टू I इक्वल टू 0/15, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से जो दोनों का वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको यहां इनपुट करना है। नॉर्वे जैसे देशों के लिए यहाँ जो है आपको ESYI और MSYI के वैल्यूज को बैठा देना है, ठीक है। तो अगर नॉर्वे जैसे देश की बात करते हैं, किसी भी देश की अगर बात करते हैं जो अत्यंत विकसित है, और दोनों का जो वैल्यू यहाँ के कैलकुलेशन के अनुसार 1 और 1 आता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो एजुकेशन इंडेक्स जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और विकसित देश, जो बहुत ही ज़्यादा विकसित देश मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है फिर भी मान लीजिए, और जो बहुत ही मान लीजिए पिछड़ा हुआ है शिक्षा की दृष्टि से, उसमें क्या होगा? दोनों का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, 0 + 0/2, 0/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका भी रेंज क्या हुआ? 0 से 1, 1 से 0 लिख लीजिए। 1 बहुत अच्छा सिचुएशन को बता रहा, और 0 जो है बहुत ही खराब सिचुएशन को बता रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरे नंबर पर GNIPC, यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति GNI, ग्रोस नेशनल इनकम, ठीक है। किसके आधार पर जारी होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जारी होता है। ये मैं पहले ही समझा चुका हूं, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। यहां पर जो आपका UNDP उच्चतम मूल्य जो सामान्य रूप से लिया जाता है UNDP के द्वारा, जो किसी भी देश, हालांकि बदलते रहते हैं, ठीक है, $75,000। न्यूनतम मूल्य जो है $100, ठीक है। पहले ये $40,000 मैक्सिमम लिया जाता था, मैक्सिमम मूल्य, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि समय के साथ जो है $1,00,000 को भी पार कर जाए, ठीक है। लेकिन अभी $75,000 मान करके मैं समझा रहा हूं आपको। अब GNI जो निकालना होगा आपको, PC इंडेक्स सूचकांक, उसके लिए क्या करना होगा आपको? वास्तविक मूल्य, जो शुरू में सूत्र मैंने लिखाया था, माइनस न्यूनतम मूल्य बाई उच्चतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य, ठीक है। अब देखिए, किसी देश का अगर वास्तविक आय जो है $75,000 है, GNI जो वास्तविक है किसी देश का अगर $75,000 है, ठीक है, तब इसका क्या होगा? इंडेक्स यहां देखिए, 75,000 माइनस 100, 75,000 माइनस 100 होगा। उच्चतम मूल्य तो 75,000 UNDP ने निर्धारित कर ही रखा है। ये कट जाएगा, 100 घटेगा, सेम आएगा, और कट जाएगा, 1 होगा, ठीक है। और अगर किसी देश का $100 है, न्यूनतम मूल्य के बराबर है, 1 नंबर ये एग्जाम्पल है, ये 2 नंबर एग्जाम्पल है। तब क्या होगा? देखिए, GNIPC इंडेक्स, देखिए वास्तविक मूल्य जो है 100 है, न्यूनतम मूल्य देखिए 100 है, उच्चतम मूल्य 75,000 है, और न्यूनतम मूल्य जो है 100 है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा? ऊपर 0 हो गया, नीचे जो भी आए, ठीक है, नीचे जो भी आए, लेकिन 0 बाई समथिंग जो है हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इस ढंग से ये 0 आ जाएगा। तो इसका भी जो आप रेंज देख रहे हैं 0 से 1, तो इस ढंग से निकाला जाता है। जो भी वास्तविक मूल्य होगा यहाँ बैठेगा, यानी कि ये जो है चेंजेबल है, ठीक है। और ये जो है 75,000 या $100, जो भी उच्चतम और न्यूनतम मूल्य जो है वो पूरी तरह से UNDP के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष जो भी डाटा प्राप्त होता है। अब आगे आइए, रेंज अब देख लिए हैं आप, ठीक है। रेंज ऑफ HDI,
0 से 1, ठीक है। 0 जो है वर्स्ट परफॉर्मर होते हैं, सबसे खराब प्रदर्शन मानव विकास के क्षेत्र में, ठीक है। और 1 जो होता है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले होते हैं, बेस्ट परफॉर्मर होते हैं। ठीक है। इस आधार पर यूएनडीपी के द्वारा क्या किया गया, 0 से 1 के बीच कई लेवल्स बना दिए गए और अलग अलग देशों को उसी के अनुसार जो है विभाजित किया जाता है। उन लेवल्स को आप देख लीजिए। अगर कोई देश 1 पॉइंट अगर कोई देश 1.00 से लेकर 0.800 के रेंज में रहता है तो अत्यधिक उच्च मानव विकास की श्रेणी में आएगा। यहां मानव विकास आप लिख सकते हैं। अगर कोई देश थोड़ा सा इसको घटा दीजिए, 799 कर दीजिए, सेम टू सेम मत कीजिए, लेकिन याद करने के लिए सेम रखिएगा। इस रेंज में रहता है, 3 डिजिट तक लेना है पॉइंट के बाद, तो उच्च मानव विकास आएगा। अगर कोई देश इसको 699 कर दीजिए, 0.001 घटा दीजिए, 550 तक रहता है, वो मध्यम विकास में आता है। भारत समान रूप से इसी में रहता है, ठीक है, इस रेंज में। अगर कोई देश इसको जो है 549 कर दीजिए, तो निम्न विकास में आएगा, निम्न मानव विकास में आता है वो, ठीक है। आगे और देखिए, अगर 0.350 से भी कम है, इस समझ में नहीं आ रहा है तो यहां लिख लीजिए से कम, तो अत्यंत निम्न शामिल होगा, ठीक है। सारे सूचकांकों को निर्धारण करने के बाद अगर ये आता है, ठीक है, तो इस ढंग से शामिल किया जाता है। फार्मूलाज को लिख लीजिए, जिसके आधार पर जो तीनों सूचकांक निकाले गए उसका फिर ज्यामितीय औसत निकाला जाता है। HDI निर्धारण के सूत्र, पहले क्या किया जाता था, तीनों को जोड़ दिया जाता था और 3 से भाग दिया जाता था, कर दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जियोमेट्रिकल मीन निकाला जाता है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए मैंने बताया अभी, उसका इंडेक्स गुना जो एडुकेशन इंडेक्स लिख दीजिए, EI शिक्षा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक शिक्षा सूचकांक, ठीक है, गुना GNP PCI, ठीक है। यहां लिख लीजिए प्रति व्यक्ति ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है, हर व्यक्ति का कितना आय है उसका इंडेक्स, और यहाँ पर घनमूल दे देना है, यानी कि जो भी आएगा, जैसे 8 आया तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस ढंग से निकाला जाता है।
अब आगे आइए, लिमिटेशन, सीमाएं, क्रिटिसिज्म भी इसको बोल सकते हैं। मानव विकास में तकनीकी पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया है। यूएनडीपी द्वारा जो आपका आंकड़ा संग्रह किया जाता है उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। ठीक है, आंकड़ा संग्रहण में कई तरह की त्रुटियां, एरर्स। 4 नवंबर 2010 से नई विधि जो अपनाई जा रही है, विकासशील देशों को कुछ नुकसान हुआ है उस विधि से। जिससे आप देख सकते हैं कि जो $40,000 था मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, वो अब $75,000 कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि विकासशील देशों के लोगों की आय जो है उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। ठीक है, जिसके कारण कुछ सूचकांक में नुकसान जरूर उनको उठाना पड़ा है। करेंट सूचकांक जो आपका जारी हुआ HDI, पिछली बार भी मैंने बताया था, उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। सर्वोच्च रैंक जो प्राप्त हुआ है नॉर्वे। भारत का जो स्थान है 131, भारत जो है 131 है। और कुछ इसके पड़ोसी देशों के बारे में जान लीजिए। भूटान 133, बांग्लादेश, भूटान 129, पिछली बार इंडिया का था 129। ठीक है, कुछ पड़ोसी देश जो अच्छे स्थिति में हैं, ये भारत के लगभग समकक्ष वाले हैं। श्रीलंका 72, श्रीलंका 72, 85 चीन, 95 मालदीव, और कुछ पड़ोसी देशों के बारे में जान लीजिए। 142 नेपाल, 147 म्यांमार। जो सबसे खराब कंडीशन में है पाकिस्तान 157 जो है पाकिस्तान, और अफगानिस्तान 165। ठीक है, इस रेंज को आप याद रखेंगे। इस ढंग से जो है आपका HDI का टॉपिक जो है समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसको अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद 2-3 बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अन्यथा फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। और कुछ भी अगर इस टॉपिक से, चूँकि टेक्निकल टॉपिक हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मैं उस कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।